सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आप सब लोग दूर दूर से आए इस सम्मेलन के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सबके दिल में शिक्षा के प्रति लगाव है। आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात अखरती है, धड़कती है कि हमें शिक्षा के स्वरूप को बदलना होगा। भारत में शिक्षा कैसी हो, शिक्षा का दर्शन कैसा हो, शिक्षा के उद्देश्य कैसे हों, शिक्षा के सिद्धांत क्या हों, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में कैसा संस्कारमय वातावरण हो, विश्वविद्यालयों में स्वच्छता कैसी हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु उस चर्चा से पहले, सबसे पहले मैं अपने संस्थान में, अपने विश्वविद्यालय में स्वागत करना चाहता हूँ माननीय दीनानाथ जी बत्रा का, जिन्होंने केवल और केवल हमारे एक दूरभाष पर यहाँ आना स्वीकृत किया और आकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने न केवल अपने देश में परंतु विदेशों तक में भारतीय शिक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। आप उनकी उम्र देखिए और उनके कार्य को देखिए, इसलिए एक बार जोरदार अभिनंदन। जिन्होंने अपनी अस्वस्थता को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया, अपने काम में कभी आगे नहीं आने दिया। अस्वस्थ रहते हैं परंतु उनका काम कभी अस्वस्थ नहीं होता। काम में हमेशा हमसे भी ज़्यादा, हम अपने आप को युवा मानते हैं परंतु हमसे भी ज़्यादा कार्य करने की क्षमता उनमें आज भी इस उम्र में है। इसलिए उनको बार बार प्रणाम करते हुए, और साथ में उनके श्री अतुल जी कोठारी, जिनकी प्रेरणा से हरियाणा में भारतीय शिक्षा नीति आयोग का कार्य शुरू हुआ। भारतीय शिक्षा नीति आयोग अनेक ऐसे मुद्दों पर चर्चा करता रहेगा, निरंतर प्रयासरत रहेगा कि हरियाणा में शिक्षा में सुधार को कैसे लाया जाए, सरकार के साथ शिक्षा की नीति के बारे में क्या चर्चा की जाए। ऐसे सब विषय भारतीय शिक्षा नीति आयोग की हरियाणा इकाई हरियाणा सरकार के साथ करती रहेगी, और उसके प्रेरणा के स्रोत श्री अतुल जी कोठारी, जो पूरे भारत में घूम घूम कर शिक्षा उत्थान का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अतुल जी कोठारी का भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, कभी आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, जिन्होंने अपनी ICS की नौकरी देश सेवा के लिए अर्पित कर दी। ऐसी एक महिला हमारे हरियाणा की, जिन्होंने IRS की नौकरी सामाजिक कार्य करने के लिए, समाज में उत्थान के कार्य करने के लिए, इस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए, इस देश की सभ्यता को बचाए करने के लिए आगे आई और अपनी नौकरी छोड़कर आज दिन रात इस कार्य में लगी हैं। श्रीमती सुनीता जी दुग्गल, उनका भी मैं अपने यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इससे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करूँ, माननीय अवधेश जी पांडे, जो अम्बाला से हैं, हमारे प्रांत के महासचिव हैं, निरंतर तैयार रहते हैं हर कार्य को करने के लिए, और जब भी उन्हें संपर्क करें हमेशा उनका जवाब सकारात्मक रहता है। ऐसे अवधेश जी पांडे का मैं अपने विश्वविद्यालय में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इनके साथ एक ऐसे कार्यकर्ता जो हमेशा पीछे रहते हैं परंतु कार्य उनका सामने दिखाई देता है, जितेंद्र जी भारद्वाज, जो दादरी से हैं, डॉक्टर RP शर्मा, जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। निरंतर आप इनको कार्य में देखेंगे। इन सभी का स्वागत करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए, जो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूँ। आखिरकार
मैंने इस विषय को क्यों चुना? मैंने इस विषय को इसलिए चुना क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो समाज में प्रचलित हो चुकी हैं, जिनको बार बार कोट किया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि शिक्षा का महत्व क्या हो, शिक्षा का मूल तत्व कैसा हो, शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस विषय पर आप सब लोगों से चर्चा करूं। जैसे कि कहा जाता है, नथिंग इज मोर कॉमन देन अनसक्सेसफुल मैन विद टैलेंट, कि टैलेंट होने के बावजूद भी लोग अपने जीवन में असफल हैं। यानी लोगों में क्षमताएं हैं कार्य करने की, लोगों में कौशल है, लोगों में कुशलता है, परंतु फिर भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी शिक्षा में रह गई। और शिक्षा ने जो कार्य किया, यदि मैं उदाहरण दूं तो एक स्त्री की सुई गुम हो गई और वो गली में जाकर जहां बल्ब जल रहा था उसके नीचे सुई ढूंढने लगी। सब लोगों ने पूछा कि तुम क्या ढूंढ रही हो? तो उसने कहा मेरी सुई गुम हो गई, उस सुई को ढूंढ रही हूं। बाकी लोग भी उसके साथ उस सुई को ढूंढवाने लगे। अंततः एक बुजुर्ग महिला आई और उसने पूछा कि तेरी सुई आखिरकार गिरी कहाँ थी? उसने कहा कि गिरी तो अंदर कमरे में थी। तो उसने कहा फिर तू बाहर क्यों ढूंढ रही है? तो उसने कहा बाहर रोशनी है इसलिए ढूंढ रही हूँ। हमारी शिक्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि शिक्षा को होना क्या चाहिए था, शिक्षा हो क्या गई, और शिक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं। ये हमारे प्रयास वैसे ही हैं कि हमारी सुई गुम कहीं हुई है और हम ढूंढ कहीं रहे हैं। इसलिए हमारी शिक्षा में बदलाव आए, इसलिए मैंने शिक्षा के मूल तत्व को आपके सामने रखने के बारे में सोचा। The world is full of educated derelicts। आज आप घर देखेंगे, घरों के बाहर नाम लिखे होंगे, नाम के साथ लोगों की डिग्रियां लिखी होंगी, डिग्रियों के साथ उनके ओहदे लिखे होंगे। मैंने बहुत देखा, मकान देखे, मकान के बाद लोगों के नाम देखे, नाम के साथ उनके ओहदे देखे, उनकी डिग्रियां देखी, परंतु मुझे इंसान नहीं मिला, मुझे व्यक्ति नहीं मिला, मुझे मनुष्य नहीं मिला। इसलिए शिक्षा ने कहीं ना कहीं हमें मनुष्यता से दूर किया। इसलिए इस विषय की चर्चा मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। अनरिवार्डेड जीनियस इज ऑलमोस्ट ए प्रोवर्ब, कि जिन लोगों ने, बहुत ऐसे जीनियस हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, परंतु उनको अपनी जगह का ठीक कार्य नहीं मिलता, वो मिसफिट हैं। बहुत से हिंदुस्तान में लोग, भारत में ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, परंतु उनके पास सही जगह नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। इसलिए मैंने इस विषय को चुना। अब मैं शिक्षा की बात आप लोगों से करूं तो शिक्षा मनुष्य के जीवन के परिष्कार यानी प्योरिफिकेशन एवं विकास की प्रणाली है कि हम अपनी मनुष्यता को कैसे आगे बढ़ाएं, यह शिक्षा है। जीवन के प्रत्येक अनुभव को शिक्षा कहा जा सकता है। वास्तव में मानव जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। ऐसा जो भी व्यवहार जो मनुष्य के ज्ञान की परिधि को विस्तृत करे, अंतर्दृष्टि को गहरा करे, प्रतिक्रियाओं का परिष्कार करे, क्रियाओं को उत्तेजित करे या किसी ना किसी रूप में उसे प्रभावित करे, वह शिक्षा है। शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का संतुलित एवं संपूर्ण विकास यानी आंतरिक शक्तियों का सर्वांगीण अर्थात शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का विकास। हमने अपनी शिक्षा में केवल और केवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धि का विकास तो किया, परंतु हम बाकी विकास में, चाहे वो शरीर का था, चाहे वो मन का था, चाहे वो आत्मा का था, उस विकास में कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ गए। इसलिए शिक्षा के लक्ष्य से दूर होते चले गए। शिक्षा के माध्यम से सहस्रों वर्षों से समाज द्वारा अर्जित अनुभव हस्तांतरित होते हैं। अपनी राष्ट्रीय धाती एवं संस्कृति का ग्रहण अर्थात शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण,
सामाजिकरण एवं मनुष्य की संज्ञा पाने योग्य जो हमें बनाए वह शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से हमारी सोच में परिवर्तन आए। आज शिक्षा ने हमें बहिर्मुखी बनाया, शिक्षा ने हमें एक पैकेज तो जरूर बनाया, परंतु शिक्षा ने हमें कहीं ना कहीं इंसान नहीं बनाया। यदि हम पढ़ लिख कर केवल और केवल नौकरी की तलाश करना चाहते हैं, हमने शिक्षा को जीविका से तो जोड़ा, परंतु हम शिक्षा को कहीं ना कहीं जीवन से नहीं जोड़ पाए। इसलिए शिक्षा के ढांचे में मूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक पीढ़ी के साथ समाज की प्राचीन विधि का संरक्षण, संवर्धन और हस्तांतरण होता है। और भारतवर्ष में कहीं ना कहीं हमारी जो प्राचीन विधि थी, जो हमारी मूल जड़ें थी, वो कहीं ना कहीं काट दी गई, कहीं ना कहीं उन पर प्रहार हुआ और इसलिए हम पिछड़ गए। स्वामी रामतीर्थ जब जापान में गए तो उन्होंने वहां पेड़ों के बड़े छोटे छोटे मॉडल देखे जिन्हें बोनसाई कहते हैं। बड़ और पीपल के पेड़ भी छोटे छोटे जार के अंदर थे, यानी छोटे छोटे बड़ और पीपल के पेड़ उन्होंने देखे तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि हमारे भारत में तो बड़ और पीपल के पेड़ इतने बड़े होते हैं और यहाँ पर ये छोटे छोटे। तो उन्होंने माली से पूछा कि भाई तुम इन पेड़ों के साथ क्या करते हो? तो माली ने कहा कि हम निरंतर इनकी जड़ें काटते रहते हैं और जड़ कटती रहती है, उसके फलस्वरूप पेड़ बड़ा नहीं हो पाता। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हूण आए, शक आए, मुगल आए, स्पेनियर्स आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, सब ने कहीं ना कहीं हमारी जड़ों पर प्रहार किया, जिसकी बदौलत हमारी जो शिक्षा का वटवृक्ष बनना था वो एक बोनसाई बनकर रह गया। हमने स्वयं जो एक वटवृक्ष बनना था, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सबके अंदर महामानव बनने की क्षमता है। हम अपने आप को महामानव ना बनाकर कहीं ना कहीं साधारण मानव भी नहीं बना पाए इस शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत करें और उन जड़ों को मजबूत करने के लिए शिक्षा में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, शिक्षा में क्या बदलाव ला सकते हैं, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव हो सकता है। आज पूरा विश्व ये मानने लगा है। हम बातें करते थे अभिमन्यु की कि उसने गर्भ में मां से सीखा। हम बातें करते थे अष्टावक्र की कि उसने ब्रह्म ज्ञान मां के गर्भ में लिया। हम बात करते थे वामदेव की, सारा जग हंसता था। परंतु आज जर्मनी में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के माध्यम से गर्भ में बच्चे को प्रेरित करना शुरू किया और बाद में जब वो बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उन्होंने बच्चे को गर्भ में दिए थे उसका प्रभाव बच्चों के जीवन पर दिखाई दिया। इसलिए जब हम बात करते हैं कि शिक्षा गर्भ में हो तो लोग कहते हैं यह आध्यात्मिकरण है, जबकि शिक्षा गर्भ में ही शुरू होती है। जिस दिन भ्रूण बनना शुरू होता है तभी शिक्षा शुरू होती है। ये जब अब विश्व मानने लगा तो शायद भारत में भी लोग मानने लगे। मदालसा का उदाहरण आप सबके सामने है। मदालसा ने जैसा चाहा वैसे बच्चे की उत्पत्ति की। यदि बच्चा ब्रह्मज्ञानी चाहा तो ब्रह्मज्ञानी बना, यानी उसने अपने गर्भ के समय में पूरा ब्रह्म का कार्य किया और ब्रह्मज्ञानी बच्चों को पैदा किया। और जब उसको राज्य चलाने वाला बच्चा चाहिए था तो उसने राज्य चलाने वाला बच्चा पैदा किया। ये है बदलाव जो गर्भ में आ सकता है। इसलिए गर्भवती महिला की शिक्षा कैसी हो, गर्भवती महिला के संस्कार कैसे हों, गर्भवती महिला को क्या बदलाव उसके जीवन में लाए जाएं ताकि आने वाली संतान एक पूर्ण संतान हो, एक महामानव हो, जिसकी विवेचना स्वामी विवेकानंद ने की। इसलिए हमें शिक्षा के माध्यम से अपनी प्राचीन विधि का संरक्षण यानी उसको सेव करना, संवर्धन यानी उसको बढ़ावा देना और हस्तांतरण
यानी आने वाली पीढ़ी को उसको हस्तांतरित करना ये नितांत आवश्यक है। क्या अक्षर ज्ञान या पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा है? मानव ज्ञान का थोड़ा अंश भाषा है एवं इससे भी थोड़ा अंश लिपिबद्ध है। इसलिए जो पाठ्यक्रम है या जो पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा यदि हम कहें तो हम निश्चित रूप से गलत होंगे। पाठ्यक्रम का अध्ययन शिक्षा नहीं हो सकता, ये केवल एक इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलती है। यानी सूचना, कुछ सूचनाएं जो हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से मिलती हैं, ये केवल और केवल वह हो सकती हैं, निश्चित रूप से ये शिक्षा नहीं हो सकती। क्योंकि भारत में जितना व्यवहारिक ज्ञान था है उसका कभी उपयोग ही नहीं किया गया। मैं यदि आपको एक उदाहरण दूं तो एक गांव का बच्चा पढ़ लिख कर आया और आकर उसे पता था कि मौसम विभाग को, क्योंकि गांव का बच्चा है, किसानों ने अपना बीज बोने हैं, खेती करनी है, तो मौसम के बारे में जानना चाहता है। उसने मौसम विभाग को फोन किया और पूछा कि अगले कुछ दिनों का मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम विभाग वालों ने कहा कि सर्दी पड़ेगी, खूब सर्दी पड़ेगी। अब उस बच्चे ने आकर गांव में सब लोगों को कहा कि मैं नई तकनीक सीख के आया हूं, नई शिक्षा लेकर आया हूं, अगले कुछ दिनों में सर्दी पड़ने वाली है, इसलिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दो। गांव वालों ने भी सोचा कि पढ़ा लिखा डिग्रीधारी बच्चा है, इसकी बात को मान लेते हैं, और उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हफ्ते भर में कोई सर्दी नहीं पड़ी। गांव वाले फिर उस बच्चे के पास गए कि तू तो पढ़ा लिखा है भाई, तू बता कि सर्दी तो पड़ी नहीं। उसने फिर फोन किया, उन्होंने कहा सर्दी बहुत तेज पड़ेगी। उसने फिर उन्हें कहा कि सर्दी बहुत तेज होगी, हफ्ते के अंदर होगी, तुम लकड़ियां इकट्ठी करते रहो। ऐसा सिलसिला 3-4 हफ्ते तक चलता रहा, परंतु सर्दी नहीं पड़ी। अंततः उस बच्चे ने मौसम विभाग में फिर फोन किया और उनसे पूछा कि सर्दी कब पड़ने वाली है। उसने कहा कि सर्दी जरूर पड़ेगी भाई, क्योंकि हमने देखा है कि पड़ोस के गांव के लोग बहुत तेजी से लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। यानी मौसम विभाग भी उसकी जानकारी पर आधारित था कि लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इसलिए सर्दी पड़ने वाली। यानी शिक्षा का स्वरूप हमने ये बना दिया कि हम व्यवहारिक ज्ञान को भूल ही गए और असली ज्ञान हमने कहीं और छोड़ दिया। और जो ज्ञान हमारे पास है, जिसे हम ज्ञान समझते हैं, वो केवल कुछ सूचनाएं हैं, वो कभी नॉलेज या विजडम नहीं हो सकती, वो केवल और केवल हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। इसलिए पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा नहीं हो सकता। शिक्षा एक संस्कार क्रिया है। संस्कार हमें माता पिता, हमें परिजन, हमें पुरुजन, हमें गुरुजनों, हमें अग्रपाठियों, हमें सहपाठियों, समाज के नेताओं, अधिष्ठाताओं और ये सभी नवीन पीढ़ी पर विभिन्न प्रकार से संस्कार डालते हैं। आप देखें, आज हम बात करते हैं कि हमारे युवा पीढ़ी नकारात्मक है। मैं ये कहता हूं नकारात्मक क्यों ना हो, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ उसने केवल और केवल ना सुनी। और रिसर्च बताती है जब तक बच्चा 4 साल की उम्र का होता है 1.5 लाख बार ना सुन चुका होता है। माँ हर विषय में कहती है मत कर मत कर मत कर मत कर, टीचर हर चीज में मत कर मत कर मत कर। यानी हमने ना करते करते बच्चे को 4 साल तक 1.5 लाख बार ना कर दी। और एक नकारात्मक संकेत को ठीक करने के लिए 4 सकारात्मक संकेत देने पड़ते हैं। यानी जब तक हम 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ना दें तब तक हम एक नेगेटिव स्टेटमेंट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो युवा पीढ़ी में नकारात्मक आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बैड पेरेंटिंग की वजह से, हमारे माता पिता के या गुरुजनों के ठीक व्यवहार के कारण हो रहा है। इसलिए हमें इस पद्धति को कहीं ना कहीं बदलना होगा। माता पिता को भी कहीं ना कहीं शिक्षा देनी होगी कि बच्चे को कैसे पालें, तभी हम नवीन पीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं।
और जैसे मैंने कहा कि शिक्षा गर्भाधान में शुरू होती है, गर्भ से शुरू होती है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचना पड़ेगा। शिक्षा संस्था एवं बाहर का वातावरण दोनों संस्कारक्षम होने चाहिए। यदि विरोध रहे तो समन्वित, एकीकृत, सर्वांगपूर्ण, अखंड व्यक्तित्व का विकास न होकर प्रकृति में विभक्त निष्ठाओं का समावेश होता है, यानी स्प्लिट पर्सनालिटीज। आज जितना भी व्यक्ति एंशियस है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, बर्नआउट है, ये सब का सब क्योंकि दोनों वातावरणों में, शिक्षण संस्थान के अंदर और बाहर का वातावरण दोनों अलग अलग हैं, इसलिए प्रॉपर समावेश, प्रॉपर इंटरमिंगलिंग ना होने के कारण बच्चे की पर्सनालिटी स्प्लिट पर्सनालिटी बनती जा रही है। इसलिए आज का युवा बर्नआउट है। दोस्तों, यदि आज अमेरिका में कोई सबसे भयानक बीमारी है, 75% लोग अमेरिका में मानसिक रोगों से पीड़ित हैं, और ये क्योंकि भौतिक विकास केवल अमेरिका में हुआ, अमेरिका में कोई मानसिक विकास नहीं हुआ, कोई आत्मिक विकास नहीं हुआ। ये उनकी शिक्षा का जो आउटपुट है वो ये है कि 75% अमेरिका के लोग मनोरोग से पीड़ित हैं, और कोई ना कोई व्यक्ति कोई एल्प्राजोलाम की गोली खाता होगा, कोई डायज़ेपाम की गोली खाता होगा, कोई ब्लड प्रेशर की गोली खाता होगा, पर खाता जरूर है। और आज का युवा जितना भी मल्टीनेशनल्स में काम कर रहा है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस और बर्नआउट। ये इसी वजह से है क्योंकि हम शिक्षण संस्थान और उसके बाहर के वातावरण दोनों का संस्कारक्षम नहीं कर पाए, दोनों को एकीकृत नहीं कर पाए, दोनों को समन्वित नहीं कर पाए, और बच्चे का सर्वांगपूर्ण विकास नहीं कर पाए। इसलिए जो प्रॉब्लम्स आज हम सबके सामने आ रही हैं वो आनी निश्चित हैं। तो इसलिए बुनियादी कुछ चीज़ों पर हमें विचार करना होगा। भारतीय संस्कृति में शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया है। गीता में कहा, नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते। महाभारत में कहा गया, नास्ति विद्यासम चक्षु। दर्शन में ज्ञान को प्रकाश एवं अज्ञान को अंधकार कहा गया। इसीलिए हमने कहा, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय, यानी अंधकार से जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें बूंद से सागर बनाए, जो हमें जागने से जागृत करे, वह शिक्षा है। अन्यथा सब सूचनाएं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें भारतीय संस्कृति में जो शिक्षा को पवित्रतम प्रक्रिया माना गया था, उस विषय पर पुनः लौटना होगा। शिक्षा एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। शिक्षा जीवन का विकास है, और जीवन का अधिष्ठान अध्यात्म है, और अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। आत्मा मनुष्य सत्ता का अंतरतम मर्म है। आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों एवं अहंकार से परे है। आत्मा समस्त ज्ञान का आधार है। शिक्षा ज्ञान की साधना है, ज्ञान चेतना का विकास है। अतः शिक्षा चेतना का ही संवर्धन है। इसलिए शिक्षा वह जो हमारी चेतना का संवर्धन करे, जो हमारा आत्मिक विकास करे। इसलिए बुल्ले शाह ने कहा, क्यों पढ़ना है गंढ किताबां दी, क्यों पढ़ना है गंढ किताबां दी, सिर चाना है पढ़ अजाबां दी, हुण होई शक्ल जलादां दी, अगे पेंडा मुश्किल पारा है, एक अलम पढ़ो छुटकारा है, एक अलम पढ़ो। धर्म ग्रंथ कहते हैं विद्या श्रद्धा द्वारा प्राप्त होती है। गीता कहती है श्रद्धाम लभते ज्ञानम, यानी जिसके अंदर श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त होता है। प्रेम, आदर एवं विश्वास के सम्मिलित भाव को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा का विपरीत भाव अहंकार है। अहंकार से चेतना संकुचित होती है। इसलिए सरस्वती को विद्या का रूप देकर हमने श्रद्धा के भाव को आध्यात्मिक रूप दिया। इसलिए श्रद्धावान होना नितांत आवश्यक है एक विद्यार्थी के लिए, और इसीलिए माँ सरस्वती का पूजन, ताकि हमारे अंदर
श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो और हमारा अहंकार संकुचित हो। शिक्षा के अर्जन में गुरु का महत्व। गुरु के सहयोग से बालक विद्या मार्ग पर चलता है। गुरु का सहयोग श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होता है। वास्तव में विद्या गुरु की ओर से शिष्य के प्रति आत्मदान है। अतः विद्या का व्यवसाय नहीं हो सकता और आज केवल और केवल विद्या एक व्यवसाय बनकर रह गई है। ये हम सब के लिए जो विद्या के साथ एसोसिएटेड हैं एक शर्म का विषय है। हमारा सिर शर्म से झुकना चाहिए कि हमने जो एक आत्मदान की चीज थी उसको एक व्यापार बनाया। विद्या बौद्धिक साधना है। विद्या की साधना सफलता हेतु मन के विकारों से बचाना, मन के विकारों से बचाए। अतः शिक्षा में ब्रह्मचर्य की भूमिका। ब्रह्मचर्य संयम और साधना का सनातन मंत्र है। संयम और साधना की पीठिका पर होती है ज्ञान की साधना। इसलिए शिक्षा संस्कृति की प्रणाली है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजक कार्यक्रम, ये आज हमने केवल सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम बनाया शिक्षा को। वास्तव में संयम और साधना के द्वारा प्रकृति का परिष्कार और उन्नयन संस्कृति कहलाता है। ज्ञान, चरित्र और संस्कृति त्रिवेणी के संगम से शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनती है। ये हम सबको समझना है कि ज्ञान, चरित्र और संस्कृति इन तीनों के संगम से शिक्षा जीवन का तीर्थराज बनती है। ज्ञान के अर्जन को शिक्षा माना जाता है। ज्ञान जीवन के विकास का साधन है एवं जीवन का लक्ष्य है। ज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज। अकेले सत्य जीवन का सर्वस्व नहीं, शिवम और सुंदरम का भी जीवन में स्थान है। संस्कृति सत्यम, शिवम, सुंदरम पर अधिष्ठित है और शिक्षा संस्कृति का केवल एक अंग है। इसलिए हमें शिवम और सुंदरम पर भी ध्यान देना है, केवल सत्यम पर नहीं ध्यान देना। शिक्षा को बौद्धिक ज्ञान का अर्जन न मानकर जीवन निर्माण के व्यापक रूप में देखना होगा। ये बात आप अंडरलाइन कर लें कि शिक्षा को हमें बौद्धिक ज्ञान का अर्जन ना मानकर जीवन निर्माण के व्यापक रूप में देखना होगा। शिक्षा और संस्कार के द्वारा जीवन विकसित होता है। इसी विकास को सभ्यता और संस्कृति कहते हैं। अतः शिक्षा प्राकृत मानव को सभ्य और संस्कृत बनाती है। एजुकेशन इज योर जर्नी फ्रॉम इम्परफेक्शन टू परफेक्शन। I remember a story of ओक्यो। ओक्यो एक ऐसा बालक था जो सेंसुई बनना चाहता था। सेंसुई यानी एक तरह की मार्शल आर्ट, और सेंसुई वो कहलाता है जो मार्शल आर्ट का मास्टर बन जाता है। परंतु इस बच्चे का एक बायां हाथ नहीं था, परंतु फिर भी ये मार्शल आर्ट्स का मास्टर बनना चाहता था। ये अपने गुरु के पास गया और गुरु से कहा कि गुरुजी मैं सेंसुई बनना चाहता हूँ। गुरु ने देखा कि इसका एक हाथ ही नहीं है, ये कैसे बनेगा। गुरु ने फिर सोचा और गुरु ने फिर उसे कहा, एक किक लगाने के लिए दे दी। एक किक तो ये रोज लगाया कर, दाएं हाथ की किक रोज लगाया कर। ओक्यो के साथ और भी बहुत बच्चे उस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आए। गुरु उनको हर तीसरे दिन कोई नया दाव सिखाए, परंतु ओक्यो को केवल और केवल एक ही दाव सिखाया। और जब फाइनल प्रतियोगिता आई, ओक्यो ने सेमीफाइनल जीता और जब फाइनल में मुकाबला उसका जो पहले सेंसुई था उससे होने लगा तो ओक्यो बहुत घबराया। परंतु गुरु ने कहा कि जिस चीज की तरह को ट्रेनिंग दी है केवल और केवल वही कर। ओक्यो अपनी किक लगाता रहा और ओक्यो फाइनल जीत गया। जब फाइनल जीता, ओक्यो की आंख में आंसू थे। अपने गुरु के पास गया और कहा कि उसको तो सैकड़ों दाव आते थे, मेरे को केवल एक ही दाव आता था, मैं जीता कैसे। तो गुरु ने कहा कि तेरे को जो दाव आता था, तेरे को प्रतिद्वंद्वी केवल बायां हाथ पकड़कर नीचे गिरा सकता था, बायां हाथ तेरा था नहीं, इसलिए तुझे कोई गिरा। It is our journey from imperfection to perfection। और इसीलिए सर अरबिंदो ने कहा कि there is divinity in every child।
हर बच्चे में कोई ना कोई दिव्यता है, एंड द पर्पस ऑफ द एजुकेशन इज टू टेक आउट दैट डिविनिटी। एजुकेशन का पर्पस यही है कि हम उस दिव्यता को बाहर निकालें, दिव्यता को बाहर लाएं, और यदि हम इसी पर्पस के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। शिक्षा में दर्शन, शिक्षा की फिलॉसफी कैसी हो, इस विषय पर चर्चा करना भी उतना ही जरूरी है जितना शिष्य के मूल तत्वों को जानना। यदि मैं आप लोगों से इस विषय पर चर्चा करूं कि एक किसान था और वो भगवान से नाराज हो गया, क्योंकि आजकल आप सब लोग देखते हैं मौसम, कभी सर्दी के जगह पर गर्मी पड़ रही है, जब गर्मी होनी चाहिए तब सर्दी पड़ती है, जब बारिश आनी चाहिए तब कुछ और होने लगता है, और जब बारिश चाहिए तब कुछ नहीं होता, तब सूखा पड़ता है। तो एक किसान भगवान से नाराज हो गया। उसने भगवान को कहा कि भगवान, तूने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, इतना बड़ा तू मैनेजर है, इतनी सृष्टि चलाता है, तेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि बारिश कब करनी है, सर्दी कब डालनी है, गर्मी कब पैदा करनी है? तू ये क्या असमय सब बातों को करता रहता है? तू ऐसे कर, तूने बहुत बड़ी सृष्टि चलानी है, तू तो चला नहीं सकता, 1 साल के लिए मुझे दे, ये मौसम विभाग का कार्य तो मुझे दे कि बारिश कब हो मेरे को पता है, सर्दी कब पड़े मेरे को पता है, गर्मी कब हो मेरे को पता है, पतझड़ कब हो मेरे को पता है, इसलिए मेरे से ज्यादा तू नहीं जानता, 1 साल का कार्य मुझे दे दे। भगवान ने कहा तथास्तु, चल तुझे 1 साल के लिए कार्य दे दिया। समय पर सर्दी हुई, समय पर गर्मी हुई, समय पर बारिश हुई, समय पर सूखा पड़ा, और किसान की फसल लहलहाने लगी, किसान की फसल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हो गई। किसान बहुत प्रसन्न हुआ कि देख परमात्मा को पछाड़ दिया। और उसके बाद जब फसल काटी गई और फसल झड़ने लगी तो बालियां तो थी बड़ी बड़ी, परंतु उनमें दाने नहीं थे, उनमें दाने नहीं थे। बालियां लंबी लंबी थी, उनमें दाने नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसान ने पौधे की संघर्ष की क्षमता को समाप्त कर दिया। हमने भी विद्यालयों में एसी वातावरण देकर, विश्वविद्यालयों में एसी वातावरण देकर, बच्चों को सब जरूरतों को पूरा करके कुछ शिक्षा के साथ ऐसा ही किया कि बच्चे को छींक भी तक आने नहीं दी, और बच्चे का पालना पोसना भी ऐसा किया, और आगे स्कूल और कॉलेज में भी वातावरण ऐसा दिया। बच्चे तो बढ़ेंगे, डिग्रियां तो लेंगे, परंतु उनके अंदर की मानवता जब समय आएगा तो नहीं निकलेगी, उनकी इंसानियत उनके अंदर की नहीं निकलेगी। इसलिए शिक्षा का दर्शन कैसा हो? दृश्यते यथार्थ तत्वम एन, जिसके द्वारा यथार्थ तत्व या स्वरूप का ज्ञान होता है, उसे दर्शन कहते हैं। अनेक लोगों ने, जिनमें जॉन डुई भी एक हैं, जिनमें रॉस भी एक हैं, जिनमें एडम्स भी एक हैं, अनेक पक्ष दिए शिक्षा के दर्शन से संबंधित। प्रत्येक राष्ट्र का अपना जीवन दर्शन होता है। यह जीवन दर्शन ही उस राष्ट्र समाज के व्यक्तियों में समान जीवन लक्ष्य एवं आदर्शों का निर्माण करता है तथा उन जीवन आदर्शों को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। राष्ट्र के जीवन पर आधारित प्रत्येक देश का अपना शिक्षा का दर्शन होता है। भारतीय शिक्षा दर्शन के संबंध में विचार करते समय हमें भारतीय जीवन दर्शन के उन तथ्यों को स्पष्ट करना होगा जो इस सनातन राष्ट्र जीवन को एक सूत्र बांधे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 साल बाद भी भारतीय शिक्षा का दर्शन निश्चित नहीं हो सका। कारण राजनेताओं द्वारा सनातन राष्ट्रीय जीवन दर्शन की उपेक्षा, नवीन जीवन दर्शन को प्रस्थापित ना कर पाना। ना तो हमने नवीन को स्थापित किया और ना ही अपने सनातन को सहेज कर रखा। राजनायकों में चिंतन प्रक्रिया की शून्यता, आज के राजनेता में कोई चिंतन प्रक्रिया है ही नहीं। चिंतन प्रक्रिया की शून्यता के कारण हमारी शिक्षा का कोई दर्शन नहीं हो पाया। हम नारा समाजवाद का लगाते हैं, आस्था लोकतंत्र में व्यक्त करते हैं। एक तरफ राष्ट्रीयकरण, दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास, प्रशंसा भारतीय संस्कृति की और व्यवहार भौतिकवादी। ऐसा हम करते रहे। सिद्धांतहीन राजनीति ने
देश को आस्थाहीन बनाकर घोर विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय शिक्षा दिशाहीन है। समस्या समाधान हेतु हम विदेशों की ओर देखते हैं। कार्यानुभव हो, बहुउद्देशीय विद्यालय योजना हो, पड़ोसी विद्यालय की कल्पना हो, हमने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन का अनुकरण मात्र किया। भारत के समाज की प्रकृति एवं संस्कृति का कोई विचार नहीं किया। परिणाम स्वरूप आज का तथाकथित शिक्षार्थी एवं शिक्षक दिशाहीन एवं बिना पतवार की नौका समान भटकते दिखाई देता है। जो रिपोर्ट थी कमेटी ऑन एजुकेशन इमोशनल इंटीग्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने लिखा द स्टडी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हैज बीन सो बैडली रिजेक्टेड इन द पास्ट दैट मेनी पर्सन्स आर अनफैमिलियर इवन विद द नेम। द गवर्नमेंट हैज नॉट सो फार apparently felt the necessity of defining its attitude on education. The philosophy of education is therefore only another name for the sum total of those philosophical assumptions which must be made if teaching is to be effective in developing the full personality of the pupil. Otherwise, he will leave school and college with a heavy load of learning to find himself rudderless in the ocean of life. दार्शनिक सिद्धांतों की विभिन्नताओं के कारण ही शिक्षा के संबंध में दृष्टिकोणों में विभिन्नता पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्रत्येक देश में शिक्षा व्यवस्था वहाँ की राष्ट्रीय चेतना, संस्कृति एवं परंपराओं की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी शिक्षा शास्त्री संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र शिक्षार्थी को मानते हैं। पश्चिम के भौतिकवादी शिक्षार्थी को हलनशील स्नायुविक तत्व मानकर उसे भौतिक वातावरण की अंतः प्रक्रिया में वैज्ञानिकता पूर्ण प्रकृति के आधार पर ढालना चाहते हैं। ये कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका के प्रयोजनवादी शिक्षार्थी को ऐसी अस्थायी और परिवर्तनशील प्रकृति की सामाजिक अवस्था मानते हैं जिसे इस प्रकार विकसित किया जाए कि वर्तमान जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। यही हम अपने प्रोफेशनल कॉलेजेस या वोकेशनल कॉलेजेस में कर रहे हैं कि प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं कंपनीज के लिए। प्रजातंत्रवादी देशों की संपूर्ण रचना व्यक्ति के स्वतंत्रता पर खड़ी है। व्यक्तित्व, संपत्ति, समान मताधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता उसी जीवन के दर्शन के आधार हैं। बाल केंद्रित शिक्षा भी इसी की देन है। रूसो ने कहा, प्रत्येक बालक जन्म के समय निर्विकार होता है, समाज का संपर्क उसे दूषित बनाता है। लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं। लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अभी हानि है। अनुभव की लंबी यात्रा के पश्चात आविष्कार हुआ जीवन के आधारभूत सत्यों का। इन मूल्यों के आधार पर श्रेष्ठ जीवन मूल्यों एवं आदर्शों का विकास हुआ। यही सत्य ही भारतीय शिक्षा दर्शन के आधार हैं। इन सत्यों पर आधारित शिक्षा ही भारतीय जीवन का पर्याय बन सकती है। एकात्म तत्व, मैं इन बातों पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप सब, ये पहला आधारभूत सत्य है। आधारभूत सत्य दूसरा जो हमारा है कि कर्मवाद एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय दर्शन के अनुसार जिस प्रकार समस्त भौतिक जगत प्रकृति के नियमों से संचालित है, उसी प्रकार भौतिक जगत का नियमन कर्म सिद्धांत द्वारा होता है। आधारभूत सत्य तीसरा, सृष्टि की सउद्देश्यता एवं परस्पर पूरक व्यवस्था। प्रकृति में व्यवस्था है, नियमों में सार्वभौमिकता है, विश्व में एक महान अभिकृति है, डिजाइन है, समग्र में एक प्रतिकृति है, पैटर्न है। पश्चिम में अस्तित्व के लिए संघर्ष, योग्यतम का अस्तित्व व्यवहार का आधार है। भारतीय जीवन में यज्ञ का महत्व है। यह यज्ञ चक्र आदान प्रदान की प्रक्रिया है। इसी के आधार पर समस्त सृष्टि के जीवन को संतुलित एवं समन्वयात्मक रूप से चल सकता है। प्रकृति के दोहन के भयंकर परिणाम से सभी आप चिंतित हैं और इसलिए भारतीय दर्शन का महत्व है। जीवन का लक्ष्य
परम आत्म तत्व की अनुभूति करना, जीवन में उसकी अभिव्यक्ति करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियमन कर ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। सर अरबिंदो ने कहा, अपनी प्रकृति को भगवान की प्रकृति के साथ एक स्वर करना, अपने संकल्प, कार्यकलाप एवं जीवन का भगवान का यंत्र बनाना, ये श्री अरबिंदो ने कहा। श्री गुरु गोलवलकर ने कहा, समाज ही उस अव्यक्त ब्रह्म का विशाल एवं विराट व्यक्त रूप है। परमेश्वर की सेवा में, अतः जीवन को इस समाज रूपी परमेश्वर की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पित करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। ना ही मनुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का लक्ष्य है। इन साधनों से, मार्गों से परम लक्ष्य चिरंतन आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय शिक्षा का लक्ष्य भी यही माना गया। इसीलिए हमने कहा, सा विद्या या विमुक्ते, विद्या वह जो मुक्ति दिलाए। भारतीय दर्शन में धर्म को सार्वभौमिक नियमों के रूप में माना गया। मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। ईश्वर उपासना के सभी मार्ग सत्य हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ये बात जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में कही। धर्म आधारित अर्थ एवं काम मानव को सच्चा सुख और शांति प्रदान कर सकता है। हमने वसुदेव कुटुंबकम का कहा, यह भारतीय शिक्षा का आधार है। जैसे चकमक पत्थर में अग्नि निहित है, ज्ञान मन में निहित है। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। बीज ने पेड़ बनना कैसे सीखा? पक्षी को घोंसला बनाना किसने सिखाया? साइबेरिया की सारस हजारों मील की यात्रा करने का मार्गदर्शन किसने दिया? आज हम छोटे से दूर जाने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। साइबेरिया के पक्षी के पास कौन सा जीपीएस है? एक कोशिका को बार बार विभाजित करना और बिल्कुल समानता से विभाजित, माइटोसिस और मेयोसिस होना किसने सिखाया? एक सिंह को अपने क्षेत्र की रक्षा का दायित्व बोध कहां से हुआ? व्हेल मछली को सैकड़ों मील दूर अपने साथियों से वार्ता करने की कला किसने सिखाई? नवजात शिशु को रोने, मुस्कुराने, खिलखिलाने का प्रशिक्षण कहां से मिला? ऐसे असंख्य प्रश्न। यदि हम ये माने कि सीखना और सिखाना एक व्यवस्थित कार्य है, उत्तर स्वयं प्राप्त होते हैं। यदि हम वेदों की बात माने कि जीव में ज्ञान पहले से उपलब्ध है, यदि हम इसको माने तो सीखना और सिखाना व्यवस्थित कार्य नहीं हो सकता। हम कहीं ना कहीं अपने शिक्षा के मूल तत्व में पिछड़े हैं, शिक्षा के दर्शन को भूले हैं। इसीलिए शिक्षा में जो आज समस्याएं हैं वो हम सबके सामने हैं। मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तख्तो ताज का मोहताज। हम अपने ज्ञान और हुनर से, भारत विश्व गुरु कहलाया, हम अपने ज्ञान और हुनर से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, अपने हर लफ्ज में कहर रखते हैं, रहें खामोश तो भी असर करते हैं। और आखिरी पंक्तियां जो आज के शिक्षा के हालात की हैं, है जमाने की बुराई, है जमाने की बुराई हम जमाने को बुरा कहते हैं। जो समझ में न किसी के आए, हम उसी को खुदा कहते हैं। हम उसी को सिखाना चाहते हैं जो ना दे संस्कृति की शिक्षा, ना पैदा करे संस्कार। पढ़ना और पढ़ाना जहां है व्यापार, हम उसी ही को विद्या का दरबार कहते हैं। हम उसे ही विद्या का दरबार कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपके सम्मुख शिक्षा के मूल तत्व और दर्शन की छोटी सी एक व्याख्या, एक प्रस्तावना रखने की कोशिश की। शेष बातें अन्य शिक्षाविद आप लोगों से करेंगे। आप सबकी बातों को ध्यान से सुने, ऐसी अपेक्षा करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबके भीतर बैठे शिक्षाविद को प्रणाम करता हूं। ओम शांति शांति।